अच्छा, ये मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स लाइफ साइकिल सर्विसेज की स्क्रीन ओपन की हुई है। ये मेन स्क्रीन है। सबसे पहले जब आप लाइफ साइकिल सर्विसेज ओपन करते हैं तो आपको ये वाली स्क्रीन आती है। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि हमारा एक प्रोजेक्ट D365 का बना हुआ है। अच्छा, जो भी हमारे पास हम सबसे पहले जो मेन एंटिटी होती है LCS के अंदर, जिसके अंदर सारे हमारे एनवायरनमेंट्स वगैरह होते हैं, तो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे कितने एनवायरनमेंट्स होंगे, उसकी क्या सेटिंग्स वगैरह होंगी, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। तो हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया उसका हमने नाम दिया है D365 फाइनेंस प्रोजेक्ट का। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैनेज मेथडोलॉजीज, ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स, ट्रांसलेशन सर्विसेज वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स में यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से यूजर्स हैं और कौन कौन से यूजर्स इस लाइफ साइकिल सर्विसेज की स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। मैनेज मेथडोलॉजीज के अंदर हम बेसिकली ये एक तरीके से समझ लें विकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी चीज़ों के लिए हमने किस पैटर्न को फॉलो करना है। हमने कोई विकी डॉक्यूमेंटेशन अगर बनानी है, लेट्स से अगर मैं जो हमारे पास मेथडोलॉजीज बनी हुई है, यहाँ पे मैं देखूंगा HR माइग्रेशन मेथडोलॉजी। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि दिस मेथडोलॉजी गाइड्स यू थ्रू द स्टेप्स टू माइग्रेट HR स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट टू फाइनेंस एंड ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारी विकी डॉक्यूमेंटेशन है कि हमने मेथडोलॉजी बनाई है कि हमने अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, हमने अगर HR का मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करना है, हमने अगर अपग्रेड करना है इन्वायरमेंट को, हमने अगर पैकेज डिप्लॉय करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। तो उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ मैनेज मेथडोलॉजीज के अंदर डिफाइन करते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अपग्रेड डायनेमिक्स AX 2012 टू D365 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि क्या हमारा प्रोसेस होगा, एनालाइज होगा, एग्जीक्यूट, वैलिडेट होगा, और उस फेजेस के अंदर क्या क्या टास्क होंगे, वो सारे हमने पूरा एक प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हर कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि हमने किस प्रोसेस को फॉलो करना है, वो प्रोसेस हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो जो जो हमारी मेथडोलॉजीज हैं, हर अलग अलग मेथडोलॉजी के लिए हमने अलग अलग सारे प्रोसेसेस डिफाइन किए हुए हैं कि किस प्रोसेस को हमने किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज मेथडोलॉजीज के अंदर आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स के अंदर हमारे जितने यूजर्स होंगे वो सब सारे के सारे यूजर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ट्रांसलेशन सर्विसेज, ये माइक्रोसॉफ्ट की ट्रांसलेशन सर्विसेज होती हैं कि अगर हमने किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर मेरा एनवायरनमेंट इंग्लिश के अंदर है और मैंने किसी रीजन में किसी दूसरी लैंग्वेज में किसी दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करना है, तो इस ट्रांसलेशन सर्विसेज को यूज़ करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फीचर मैनेजमेंट ये होता है कि जब माइक्रोसॉफ्ट कोई न्यू फीचर लॉन्च कर रहा होता है डायनेमिक्स के लिए, तो उससे पहले नॉर्मली वो एक तो ये चीज़ ये है कि वो फीचर मैनेजमेंट जो D365 के अंदर है, उसके अंदर वो सारे ऑप्शन नॉर्मली आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाएँ तो वो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दिखा रहा होता है। इसमें दिखा भी रहा है कि प्रीव्यूज आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पसेस ओनली। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रीव्यूज आर इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट फॉर यूजर्स हु वांट टू इवैल्यूएट देम। अगर आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट फीचर निकाल ले, तो यहाँ पर आप उसको पहले से आके प्रीव्यू कर सकते हैं कि कौन सा फीचर आने वाला है, उसमें क्या क्या न्यू चेंजेस आ रही हैं। अगर आप चाहें तो उसको इनेबल करके आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये न्यू फीचर नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है, तो पहले से उसकी टेस्टिंग यहाँ पर आके देख लें कि हाँ वो फीचर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसको किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैनेज इंसिडेंट्स, यहाँ पर वो इंसिडेंट्स आते हैं जो हम या तो यूज़र्स क्रिएट करते हैं डेवलपर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि एडमिन के अंदर मौजूद होते हैं D365 के अंदर, या अगर आपका कोई पार्टनर है या माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आपने कोई न्यू इंसिडेंट रेस करना है, आपने कोई प्रॉब्लम देखी है D365 इन्वायरमेंट के अंदर और वहाँ पर आपने वो माइक्रोसॉफ्ट को रेस करना है, या आपने जो भी आपका पार्टनर है उसके लिए रेस करना है, तो वो मैनेज इंसिडेंट्स में जाकर आप रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप टिकट रेस करेंगे तो इधर आपके पार्टनर को या डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को रेस हो जाएगा, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने टिकट रेस की है, और फिर उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन वहाँ पे आपके पार्टनर या माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू मिलेगा। शेयर्ड एसेट लाइब्रेरी, बेसिकली हर एनवायरनमेंट की एक अपनी एसेट लाइब्रेरी होती है, प्लस उसके अलावा एक शेयर्ड एसेट प्रोजेक्ट की एक हर एनवायरनमेंट की नहीं, हर प्रोजेक्ट जिस तरह हमारी D365 प्रोजेक्ट है इसकी एक अपनी एसेट लाइब्रेरी होगी, प्लस एक शेयर्ड एसेट लाइब्रेरी होती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर्ड होती है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट कोई न्यू एनवायरनमेंट अपग्रेड लॉन्च करता है या रिलीज़ करता है, तो वो उसका एक डिप्लॉयमेंट पैकेज क्रिएट करके हमारी शेयर्ड एसेट लाइब्रेरी के अंदर रख देता है। सो लेट्स से अभी माइक्रोसॉफ्ट का 10.0.34 वर्जन आई थिंक अभी रिलीज़ हुआ है, तो वो हमारे पास शेयर्ड एसेट लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर डिप्लॉयबल पैकेजेस के अंदर यहाँ पर मौजूद होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जब वो रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पर आके स्टोर कर देते हैं शेयर्ड एसेट लाइब्रेरी के अंदर। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि प्रीव्यू वर्जन आया हुआ है 10.0.34 का,
अब अगर इस वर्जन को मैंने डिप्लॉय करना है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो मैं यहाँ से उसको रिलीज़ करूँगा और अपनी शेयर्ड एसेट लाइब्रेरी के अंदर सेव कर दूँगा, सॉरी अपनी प्रोजेक्ट की एसेट लाइब्रेरी में सेव कर दूँगा। वो कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं वो मैं भी दिखा दूँगा आपको। और फिर वहाँ पे जाके मैं अपने जिस भी इन्वायरमेंट में मैंने डिप्लॉय करना है, इधर सैंडबॉक्स में या प्रोडक्शन में, तो मैं वहाँ पे जाके उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। सॉल्यूशन मैनेजमेंट में अगर हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मैंने सेव करना है, तो मैं सॉल्यूशन मैनेजमेंट के अंदर जाकर उसको सेव कर सकता हूँ। लेट से मैंने अगर कोई पूरा एक प्रोसेस बताना है कि लेट से इनवॉइसेस हमने फ्री टैक्स इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट करनी है, या कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है उसके अंदर, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, तो वो यूज़र्स के लिए मैं सॉल्यूशन मैनेजमेंट में जाके एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हमारी बेसिक सबसे मेन स्क्रीन है लाइफ साइकिल सर्विसेज की। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमारा D365 प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखा रहा है कि उसकी पूरी मेथडोलॉजी मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन से उसके फेजेस थे और कब कब वो फेजेस जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ये दिखा रहे हैं कि अभी कौन सी अपडेट अवेलेबल है। 10.0.34 हमने देखा था कि उसकी प्रीव्यू अपडेट अवेलेबल थी, लेकिन जो जनरल अपडेट है इस वक्त वो अवेलेबल है 10.0.33 की। जब भी कोई न्यू अपडेट अवेलेबल होती है तो यहाँ पे हमें इस साइट पे हमें वो दिख जाती है। जो मेरे एनवायरनमेंट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास दो एनवायरनमेंट अभी मौजूद हैं, एक सैंडबॉक्स का एनवायरनमेंट है और एक प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है। आपके एनवायरनमेंट सारे यहाँ पे लिस्ट हुए होंगे। इसके अलावा अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो ये हैमबर्गर ऑप्शन मौजूद है, इसमें ये सारे मुझे ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास मौजूद होते हैं। अलर्ट सर्विसेज का है, जो नॉर्मली हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं, जिस तरह क्लाउड होस्टेड एनवायरनमेंट का ऑप्शन है। ये मेरा नॉर्मली हमारे जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं, वो सारे एनवायरनमेंट हमारे क्लाउड होस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर हमें वो दिखा रहा होता है। ये मैंने स्क्रीन ओपन किया, अब इसमें मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास दो डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट मौजूद हैं। फर्स्ट वन ये वाला और सेकंड ये। एक एनवायरनमेंट मेरे भी डिप्लॉयड जो कि मैंने ओपन किया हुआ है, वाला जो है वो स्टॉप हुआ हुआ है वो। तो ये वाला बेसिक एनवायरनमेंट है। डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितने एनवायरनमेंट होंगे। कुछ कस्टमर्स कुछ यूजर्स के पास एक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, उसके पास मल्टीपल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। डिपेंड्स के यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मुझे इस एनवायरनमेंट की डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं एनवायरनमेंट में लॉग इन कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास क्लाउड पॉइंट ऑफ सेल के ऑप्शन मौजूद हैं। फुल डिटेल्स, अगर ये अभी सिर्फ एक समराइज डिटेल मुझे एनवायरनमेंट की दे रही है, अगर मैं फुल डिटेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी इस पूरे एनवायरनमेंट की। तो उसमें वो सारे एनवायरनमेंट की डिटेल वगैरह मुझे बता रहा होगा कि यूज़र कौन है, उनकी आईडी क्या है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे दिखा रहा होगा। वो एनवायरनमेंट स्टॉप कर सकता हूँ, डीएलोकेट कर सकता हूँ, और न्यू एनवायरनमेंट भी चाहूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन माई पैकेज कि माइक्रोसॉफ्ट से मैंने क्या पैकेज लिया हुआ है, मेरे पास एक्सेस है न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कि नहीं। वो सारी चीज़ें मुझे वो एक न्यू विंडो देगा कि आपने किस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इधर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकता हूँ, टेस्ट एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकता हूँ, उसका वर्जन क्या होगा, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाता है। वो इस तरह मुझसे पूछ रहा है कि डेमो एनवायरनमेंट करना है या डेव टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो ये हमारे क्लाउड होस्टेड एनवायरनमेंट की स्क्रीन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे कोई न्यू टिकट क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, मुझे कोई इशू आ रहा है, मैं इस इशू को फिक्स नहीं कर पा रहा है, मैंने कोई बग देखा एनवायरनमेंट में, तो मैं सपोर्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट को एक टिकट रेस करूँगा और वहाँ से फिर माइक्रोसॉफ्ट के से कम्युनिकेट करके मैं इस इशू को सॉल्व कर सकता हूँ। एसेट लाइब्रेरी, ये है हमारी प्रोजेक्ट की एसेट लाइब्रेरी। इसमें जितने भी हमारे डिप्लॉयबल पैकेजेस होते हैं, वो डिप्लॉयबल पैकेजेस हम यहाँ पर आके सेव करते हैं। उसके अलावा अगर हमने पावर बीआई के ऊपर कहाँ काम कर रहे हैं, तो पावर बीआई से रिलेटेड जो अगर कोई फाइल्स हैं, या अगर हम जब एनवायरनमेंट आई थिंक अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ गिट की लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ही मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एसेट टाइप्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मोस्टली जो हम सबसे ज़्यादा काम डेटाबेस का बैकअप भी हमारे पास यहाँ पर होता है, वो भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। हम डेटाबेस जब डेटाबेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो फाइल हम यहाँ पर आके सेव करते हैं। या जब हम हमारा जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है D365 का, उसमें हमारे पास, मैं अभी वो स्क्रीन भी दिखाऊंगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन बिल्ट इन ऑप्शन होता है एलसीएस के अंदर ही कि हम डेटाबेस को की बैकअप फाइल सेव कर सकते हैं। तो जब वहाँ से डेटाबेस की बैकअप फाइल सेव करते हैं, तो वो फाइल यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। यहाँ से हम आके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर हम किसी और एनवायरनमेंट में जाकर उसको पब्लिश करना है तो फिर डाउनलोड करके वहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम एसेट लाइब्रेरी के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयबल पैकेजेस। हमारे जितने भी डिप्लॉयमेंट पैकेजेस होते हैं जो हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाते हैं, वो नॉर्मली हम यहाँ पर आके उसको सेव करते हैं, और यहाँ से फिर हम आगे उसको जो है डिप्लॉय करते हैं अपने सैंडबॉक्स या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। उसके अलावा जब जिस तरह मैंने पीछे देखा है कि शेयर्ड एसेट लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई एनवायरनमेंट की अपडेट आती है,
तो वहाँ से भी हम सेव जब हम उसको करते हैं तो इधर आके सेव होती है। लेट्स से जब लास्ट मैंने सेव किया 10.0.33 सर्विस अपडेट, तो यहाँ पर मेरे पास आके सेव हुई है। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ अपने UAT यानी कि सैंडबॉक्स या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर भी। तो जो भी डिप्लॉयबल पैकेजेस हैं वो सारे के सारे हमारे इस प्रोजेक्ट की एसेट लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास हो गई एसेट लाइब्रेरी। इसके अलावा प्रोजेक्ट की सेटिंग्स, कौन कौन से यूज़र्स यहाँ पर हमारे पास हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में अगर मैं जाऊँगा तो प्रोजेक्ट की सेटिंग जो कोर हमारी सेटिंग्स हैं इस D365 प्रोजेक्ट की, वो सारी की सारी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। उस सेटिंग को मैं अपडेट कर सकता हूँ। मेरे पास अपडेट्स कौन कौन सी आने वाली हैं, अगर मुझे किसी अपडेट को पॉज करना है, अपडेट कैलेंडर में यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि नेक्स्ट अपडेट कौन कौन सी आने वाली है माइक्रोसॉफ्ट की। हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद होता है, माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है कि हम नेक्स्ट 3 अपडेट्स पॉज कर सकते हैं जो कि आने वाली हैं D365 की। तो अभी आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि नेक्स्ट अपडेट जो कि 13 मई को जो है वो अप्लाई होने वाली है, मैंने ऑलरेडी पॉज की हुई है। ये अब डिपेंड करता है हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अगर हम अपडेट पॉज करना चाहें, हम नेक्स्ट अपडेट नहीं लेना चाहें, हम बोलें कि भाई एक अपडेट हम पॉज करें, उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिक अपडेट हम जो है वो अप्लाई करना चाहेंगे, तो मैक्सिमम 3 अपडेट्स एट वंस जो हम पॉज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग्स का। तो ये बेसिकली समरी है हमारे पास लाइफ साइकिल सर्विसेज की। अच्छा, ये मेरे पास सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की स्क्रीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एनवायरनमेंट की डिटेल्स वगैरह सब दिखा रहा है कि एनवायरनमेंट आईडी क्या है, कब डिप्लॉय हुई है, जो यूज़र जिसने डिप्लॉय किया है, एनवायरनमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं एनवायरनमेंट को डिलीट करने का। मेंटेन का ऑप्शन है। मेंटेन के अंदर हमारे पास मोस्टली सबसे ज़्यादा हम मेंटेन के ऑप्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें ऑप्शन हमारे पास है मैसेज ऑनलाइन यूज़र्स का, कि इस एनवायरनमेंट का, जिस तरह ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है तो इसमें जितने यूज़र इस वक्त ऑनलाइन है, अगर मुझे उनको कोई मैसेज भेजना है यूज़र्स को कि एनवायरनमेंट परफॉर्म होने वाली है, एनवायरनमेंट डाउन होने वाला है, तो भेज सकता हूँ। अपकमिंग अपडेट में मैं चेक कर सकता हूँ कौन सी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नई एनवायरनमेंट अपग्रेड अभी आने वाली है। इनेबल एक्सेस, अच्छा ये ऑप्शन है क्योंकि ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है तो इसका डेटाबेस डायरेक्टली हमारे पास हर वक्त एक्सेसिबल नहीं होता, इसके लिए हमें एक्सेस रिक्वायर होता है, एक्सेस हासिल करना पड़ता है। तो इनेबल एक्सेस के बटन पर क्लिक करके फिर हम बताते हैं कि कौन सी IP एड्रेस के लिए हमें एक्सेस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे भी एक्सेस चाहिए तो मैं अपनी IP एड्रेस जो है वो चेक करूँगा कि मेरी IP एड्रेस अभी क्या है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मैं अभी ऑप्शन आपको दिखाऊँगा। इस पर क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछेगा कि आपको IP एड्रेस कौन सा है, किस मशीन के लिए आपको चाहिए। मैं IP एड्रेस डालूंगा तो फिर मुझे वो मेरा एक्सेस इनेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं SQL सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। उसके लिए एक स्टेप और है जो नीचे डेटाबेस अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे वो रीज़न देना पड़ेगा कि किस रीज़न के लिए मुझे डेटाबेस का एक्सेस चाहिए। तो उसके बाद फिर मुझे 8 आवर्स के लिए एक्सेस मिल जाएगा डेटाबेस का, मुझे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके थ्रू फिर मैं सैंडबॉक्स के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई अपडेट का है। अगर मेरे पास कोई पैकेज मौजूद है जिसको मुझे डिप्लॉय करना है सैंडबॉक्स के अंदर, तो मैं यहाँ अप्लाई अपडेट पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू स्क्रीन खुलेगी, वो भी मैं भी दिखाता हूँ। उसमें मेरे पास सारे पैकेजेस मौजूद होंगे। जिस पैकेज को भी मुझे डिप्लॉय करना होगा मैं उसको सेलेक्ट करके सैंडबॉक्स में डिप्लॉय कर सकता हूँ। मूव डेटाबेस का ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारे पास है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट डेटाबेस करने के लिए। अगर मुझे इस सैंडबॉक्स में कोई डेटाबेस इंपोर्ट करना है, लेट्स से नॉर्मली हम प्रोडक्शन का डेटाबेस लेकर आते हैं, अगर क्योंकि हमारा सारा काम प्रोडक्शन में हो रहा होता है, वहाँ पे डेटा का ज़्यादा काम मेनली होता है, और सैंडबॉक्स का डेटा जब पुराना हो जाता है तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि सैंडबॉक्स प्रोडक्शन वाला डेटा उसको रीस्टोर कर देते हैं सैंडबॉक्स के अंदर, ताकि हम अपनी टेस्टिंग वगैरह सही से परफॉर्म कर सकें। या अगर मुझे डेटाबेस यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, जो डेटा इसके अंदर मौजूद है वो किसी और इन्वायरमेंट में लेके जाना है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक न्यू मेरे पास विंडो खुलेगी, उसमें डेटाबेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ऑप्शन मौजूद होगा। सर्विस रीस्टार्ट करने का ऑप्शन है। मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन है। इससे ये होगा कि ये एनवायरनमेंट तमाम यूज़र्स के लिए डिसेबल हो जाएगा एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स वाले यूज़र्स के। सिर्फ एडमिन के पास एक्सेस बाकी रहेगा और बाकी तमाम यूज़र्स के लिए एनवायरनमेंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अगर एडमिन्स ने कोई काम करना है इस ड्यूरेशन में तो वो अपना काम कर सकते हैं, बाकी यूज़र के लिए एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं होगा। डाउनलोड आरसेट सर्टिफिकेट और रीजनरेट आरसेट सर्टिफिकेट। ये आरसेट जो रिग्रेस टेस्टिंग टूल होता है, रिग्रेस सूट ऑटोमेशन टूल, उसके लिए उसके ये 2 ऑप्शन है। अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर वो आरसेट टेस्टिंग इनेबल हुई भी है तो उसके लिए ये 2 ऑप्शन जो हैं उसके सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अपडेट एनवायरनमेंट एडमिन, जो भी एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, हर एनवायरनमेंट का कोई एडमिन होता है जो कि इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है।
नॉर्मली होता ये है कि जब हम इन्वायरमेंट में कोई न्यू अपडेट करते हैं तो उसके बाद इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए एक्सेसिबल रहता है। नॉर्मली ये तब होता है जब हम डेटाबेस इन्वायरमेंट अपग्रेड के वक्त नहीं, जब हम डेटाबेस रिस्टोर करते हैं। तो क्योंकि डेटाबेस में यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो जब हम डेटाबेस रीस्टोर करते हैं तो सारे के सारे जितने भी यूज़र होते हैं वो सब के सब डिसेबल हो जाते हैं डेटाबेस रीस्टोर करने के बाद। जैसे इन्वायरमेंट पर हमने डेटाबेस रीस्टोर किया होता है, सिर्फ एडमिन के लिए वो इन्वायरमेंट एक्सेसिबल रहता है। तो अगर आप के पास यहाँ पर एक्सेस है कि आप इन्वायरमेंट के एडमिन चेंज कर सकें, तो आप उस यूज़र को इन्वायरमेंट एडमिन बना सकते हैं जो कि एडमिन हो और जो कि एक्सेस करना चाहे डेटाबेस रिस्टोर करने के बाद इन्वायरमेंट को। तो इस बटन पर क्लिक करके आप इन्वायरमेंट के एडमिन चेंज कर सकते हैं। तो उससे फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता ही है कि जिस तरह ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की थी कि हमने जिस पार्टनर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी उस पार्टनर का यूज़र नेम एड्रेस जो है वो एज ए इन्वायरमेंट सेट हुआ हुआ था, लेकिन क्योंकि वो पार्टनर था वो अब सारा एक्सेस तो कब हमारी कंपनी के पास है। तो हम डेटाबेस रिस्टोर करने के बाद अब वो यूज़र तो नहीं रहा था कंपनी में, तो एक्सेस हमने ही लेना था। तो वो हमारे लिए इन्वायरमेंट इनएक्सेसिबल हो गया था क्योंकि वो इन्वायरमेंट एडमिन वो पार्टनर का इन्वायरमेंट ईमेल एड्रेस सेट हुआ हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जाके इन्वायरमेंट एडमिन चेंज किया, उसको अपनी यूज़र आईडी पे सेट किया। उसके बाद क्योंकि डेटाबेस रिस्टोर किया था सारे यूज़र जो डिसेबल थे तो सिवाय एडमिन के कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता था। तो यहाँ से मैंने जाके अपने यूज़र नेम पे इन्वायरमेंट एडमिन अपने यूज़र नेम को मैंने बनाया और फिर मैंने जाके जो है वो सिस्टम को एक्सेस किया और फिर वहाँ से जाके सारे यूज़र जितने भी यूज़र्स थे जिनको एक्सेस करना था सिस्टम उनको मैंने वापस जाके इनेबल किया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होते हैं। यहाँ पे ये जो अभी दिखा रहे कि इन्वायरमेंट ऑलरेडी मेरे पास डिप्लॉयड स्टेट के अंदर मौजूद है। ये जो है अगर डिप्लॉयड नहीं होता तो ये मेरे ख्याल में अनडिप्लॉयड स्टेटस इसका होगा, या अगर कोई वर्किंग हो रही होगी इन्वायरमेंट में कोई फॉर एग्जांपल पैकेज डिप्लॉय हो रहा है तो ये प्रोसेसिंग या डिप्लॉइंग स्टेट इस तरह से हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अभी इन्वायरमेंट डिप्लॉयड स्टेट के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन मेरे पास आता है लॉग ऑन टू एनवायरनमेंट का। उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो न्यू यूआरएल ओपन कर देगा, जो कि जो है वो सैंडबॉक्स D365 सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट का यूआरएल ओपन कर देगा जहाँ से मैं अपने सैंडबॉक्स D365 को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखा रहे हैं एनवायरनमेंट चेंजेस का। यहाँ पे मुझे वो न्यू स्क्रीन ओपन करेगा जिसमें वो सारी मुझे डिटेल दिखाएगा कि कब कब कौन कौन सी चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर हुई हैं। मतलब मैंने जब जब पैकेजेस डिप्लॉय किए हैं तो उन सब की डिटेल्स यहाँ पर आएगी कि किस दिन कौन सा पैकेज डिप्लॉय हुआ था, डेट क्या थी, उसका नाम क्या था, उसके अंदर क्या चीज़ें थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन में मुझे दिखाएगा। यहाँ पे तो जो है वो D365 लाइफ साइकिल सर्विसेज में जो इन्वायरमेंट की स्क्रीन होती है। अच्छा, हम अपने इन्वायरमेंट में पैकेज डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं? तो इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ अपने सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट की स्क्रीन पे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक न्यू स्क्रीन ये ओपन हुई है कि डिप्लॉयबल पैकेज मुझे जिसमें सेलेक्ट करना है। ये स्क्रीन ओपन कैसे हुई? ये इसमें जो सैंडबॉक्स की हमारी जो इन्वायरमेंट की स्क्रीन होती है उसमें जो मेंटेन का बटन होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है अप्लाई अपडेट्स का। जब आप अप्लाई अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये न्यू विंडो ओपन होगी। उसको विंडो के ओपन होने के बाद ये जो हमारे पास डिप्लॉयबल पैकेजेस हैं इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने मेंटेन के बाद अप्लाई अपडेट्स पे क्लिक किया ये विंडो ओपन हुई। इसमें मेरे पास जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयबल पैकेजेस हैं जो हमने एसेट लाइब्रेरी के अंदर देखा था, एसेट लाइब्रेरी में जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयबल पैकेजेस थे उसकी जो लिस्ट थी वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर मेरे पास आ रही है। वो पूरी लिस्ट में से मैं जो भी पैकेज चाहूँ तो मैं अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय कर सकता हूँ। अच्छा, सैंडबॉक्स में और प्रोडक्शन में पैकेज डिप्लॉय करने का ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये मैं भी सैंडबॉक्स का दिखा रहा हूँ कि सैंडबॉक्स में आप डायरेक्ट एसेट लाइब्रेरी से पैकेज सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रोडक्शन लाइव एनवायरनमेंट होता है, वो यूजर्स डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट हमें ये ऑप्शन नहीं देता कि हम अपनी मर्जी से कोई भी पैकेज डायरेक्ट एसेट लाइब्रेरी से उठा के डिप्लॉय कर सकें। उसका तरीका ये होता है, वो मैं आगे जाके बता भी दूंगा, कि उसमें हमें जो पैकेज हमने सैंडबॉक्स में डिप्लॉय किया होता है उस पैकेज को डिप्लॉय करने के बाद इन्वायरमेंट हिस्ट्री में जाके हम उस पैकेज को एज अ रिलीज कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। फिर वो पैकेज मतलब हम इसको ये बताते हैं कि ये पैकेज रिलीज होने के लिए तैयार है प्रोडक्शन के अंदर। फिर जब वो एज अ रिलीज कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है फिर हम प्रोडक्शन पे जाके और वहाँ पे जाके फिर हम वो पैकेज सेलेक्ट करते हैं। उसमें हमें प्रोडक्शन में सारे ये वाले इस तरीके से स्क्रीन सारे पैकेज की नज़र नहीं आ रही होती। मैं नेक्स्ट आगे जाके मैं बताऊंगा। फिलहाल सैंडबॉक्स में अपडेट पैकेज अप्लाई करने के लिए मैं कोई भी पैकेज यहाँ से सेलेक्ट करूँगा जो भी मैंने डिप्लॉय करना होगा। मैं उस पैकेज को अप्लाई करने को उस अपडेट का कोई भी नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको
न्यू अपडेट लेट्स से एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोल दिया कि न्यू अपडेट, मैंने उसको नाम दे दिया, यहाँ पे पैकेज मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये अप्लाई का बटन इनेबल हो गया। मैं सप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मुझसे प्रॉम्प्ट मुझे दिखाएगा कंफर्मेशन के लिए कि आप बाकी इस पैकेज को अप्लाई करना चाहते हैं। अभी मेरे सिर्फ मैं एज एन एग्जांपल है तो इसलिए मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इसको येस पे क्लिक करेंगे तो पैकेज का डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, स्क्रीन रिफ्रेश होगी और जिस तरह वो जो ऊपर हमें डिप्लॉयड का ऑप्शन नज़र आता था उसके बजाय वो प्रोसेसिंग या डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस का ऑप्शन वहाँ पे हमें दिखाना शुरू कर देगा। वो डिप्लॉयमेंट कुछ टाइम लेगी, एक बार चलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपको बताएगा कि पैकेज के डिप्लॉय होने में कितना टाइम बाकी रह गया है। 0 to 100% वो बाहर जाएगा और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट आपका एनवायरनमेंट इनएक्सेसिबल होगा, उस एनवायरनमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, पैकेज डिप्लॉय हो रहा होगा। और जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो है उसका स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट एक्सेसिबल हो जाएगा और जो भी आपके पैकेज के अंदर चेंजेस थी वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने एनवायरनमेंट में। अच्छा, मैंने बताया था कि प्रोडक्शन के अंदर पैकेज डिप्लॉय करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है सैंडबॉक्स के मुकाबले में। सैंडबॉक्स में जब आप डायरेक्ट अप्लाई अपडेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन खुल जाती है जहाँ से आप एसेट लाइब्रेरी का कोई भी एसेट सेलेक्ट करके डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में खड़ा हूँ। यहाँ पे जब मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे अप्लाई अपडेट्स के बजाय मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है अपडेट एनवायरनमेंट का। जब मैं मुझे कोई पैकेज न्यू डिप्लॉय करना होगा प्रोडक्शन के अंदर तो मैं अपडेट एनवायरनमेंट की स्क्रीन पर क्लिक करूँगा। वो यहाँ पर मुझे एक न्यू ऑप्शन मुझे दिखाएगा। इसमें जो है वो मुझे बताएगा कि आपने कौन से वाले सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट से पैकेज उठाना है और अपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है आपको ऑप्शन कि आप एक से ज़्यादा सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी रख सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मौजूद है, तो मैं अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जितने मैंने पैकेजेस सैंडबॉक्स पे डिप्लॉय किए और उस डिप्लॉय करने के बाद उसको मार्क एज रिलीज कैंडिडेट सेलेक्ट किया, तो वो सारे रिलीज कैंडिडेट वाले पैकेजेस मुझे यहाँ पे शो करेगा। उन पैकेजेस में से मैं कोई पैकेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद सैंडबॉक्स में ये था कि हमने जैसे ही अप्लाई किया था तो डायरेक्टली उसी टाइम पैकेज डिप्लॉय होना शुरू हो गया था। प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन आपका लाइव एनवायरनमेंट होता है, यूजर यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको एक टाइम डाउन टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है कि इस टाइम से मैंने अपने पैकेज की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करनी है। आप उसको वो टाइम डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे हमारे पास पैकेजेस लोड हो गए। अब ये एसेट लाइब्रेरी के सारे पैकेजेस यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वही पैकेज आ रहे हैं जो कि सैंडबॉक्स में अप्लाई होने के बाद मैंने मार्क एज रिलीज कैंडिडेट किए थे। वो कैसे किए थे, अगर मैं अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में वापस जाऊँ तो यहाँ पर मेंटेन हिस्ट्री में एनवायरनमेंट चेंजेस का बटन है। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एनवायरनमेंट चेंज हिस्ट्री का स्क्रीन मेरे पास ओपन होगी। इसमें देखें यहाँ पे हिस्ट्री में मुझे दिखा रहा है कि कौन कौन से पैकेजेस मैंने अपने सैंडबॉक्स में अप्लाई किए थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये मार्क एज रिलीज कैंडिडेट का ऑप्शन आ रहा है। ये जो ऊपर वाला है जो मैंने लेटेस्ट पैकेज डिप्लॉय किया था, यहाँ पर मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी मार्क एज रिलीज कैंडिडेट कर चुका था और इसको मैं अपने डिप्लॉय कर चुका था प्रोडक्शन के अंदर। तो एज एन एग्जांपल मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है अगर मैं मार्क एज रिलीज कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना चाहूँ। मैं अगर क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि मैं इसको रिलीज कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं यस करूँगा तो ये मार्क एज रिलीज कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था ये वाला पैकेज क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केज रिलीज कैंडिडेट कर चुका था 4.0.3.15, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर मैं प्रोडक्शन में जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला पैकेज मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये पहले से मार्केज रिलीज कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ हुआ था। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं कोई टाइम यहाँ पे जो है उसमें शेड्यूल करता हूँ कि मैंने इस टाइम से शुरू करना है। नॉर्मली जो LCS टाइम लेता है डिप्लॉयमेंट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 आवर्स का टाइम होता है। तो जो भी आप डाउन टाइम सेलेक्ट करेंगे तो उसका एंड डाउन टाइम जो है वो उसके प्लस 3 आवर्स की होगा। तो अगर मैं 147 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो 447 मुझे बता रहा है कि डाउन टाइम का एंड जो है वो डाउन टाइम का ये वाला टाइम होगा। तो आपने यहाँ से सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया, अपना पैकेज सेलेक्ट किया, आपने इसको टाइम बताया कि मैंने इस टाइम से डाउन टाइम स्टार्ट करना है। आप इसको शेड्यूल करेंगे तो ये वाला आपका जो पैकेज है वो शेड्यूल हो जाएगा इस टाइम पे डिप्लॉय होने के लिए और उस टाइम से वो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगेन प्रोसेस वही सेम होगा कि वो एनवायरनमेंट आपका इनएक्सेसिबल हो जाएगा, आपके पास एक बार चलना स्टार्ट हो जाएगा इस स्क्रीन पे जो कि आपको प्रोग्रेस बताएगा कि कितनी प्रोग्रेस आपकी प्रोसेस की और डिप्लॉयमेंट की हो गई है। आपके पास LCS की तरफ से जो LCS के एडमिन हैं उन सबको जो उस ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे उन सबको ईमेल आ जाएगी कि आपके एनवायरनमेंट का जो है वो एनवायरनमेंट का स्टेटस चेंज हो गया है, उसमें डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है। और जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त दोबारा से एक ईमेल आएगी स्टेटस चेंज की कि डिप्लॉयमेंट आपकी फिनिश हो चुकी है और आपका एनवायरनमेंट वापस अब एक्सेसिबल स्टेट में आ गया है। तो ये प्रोसेस होगा प्रोडक्शन में पैकेज डिप्लॉय करने का। एक चीज़ और ये कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे तो हमारे पास पूरे एनवायरनमेंट का एक्सेस होता है,
हमारे पास जो भी क्लाउड में हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर विजुअल स्टूडियो भी खोल सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का एक्सेस भी होता है, हम डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में मुस्तकिल डेटाबेस का एक्सेस हमारे पास नहीं होता, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एक्सेस के लिए। वो रिक्वेस्ट हम कैसे करते हैं, इस वक्त मैं LCS में अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं मेंटेन के अंदर जाऊँ तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है बेसिकली। एक तो सबसे पहले हमें अपने IP एड्रेस को फायरवॉल के थ्रू वाइट लिस्ट करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ ये कि हमें एक्सेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले ये दोनों प्रोसेस जो हैं उनमें से कोई भी काम आप पहले कर सकते हैं और दूसरा वाला काम बाद में कर सकते हैं। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा वाला स्टेप पहले करना चाहिए और कौन सा वाला बाद में करना चाहिए। मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मैं मेंटेन में जाता हूँ और यहाँ पर इनेबल एक्सेस का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हमने अपनी IP एड्रेस को वाइट लिस्ट करना है ताकि हम एज्योर के ऊपर मौजूद अपने एसक्यूएल सर्वर को अपने IP एड्रेस के थ्रू जो एक्सेस कर सकें। यहाँ पे मैंने इनेबल एक्सेस पे क्लिक किया, एक न्यू यहाँ पे साइड में सेक्शन ओपन होगा। इसमें मुझे अपना IP एड्रेस बताना होगा कि मेरा IP एड्रेस मशीन का क्या है, और रूल को कोई भी नाम देना होगा। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम अपना रूल को दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे SQL एक्सेस फ्रॉम ऑफिस लेट से। मेरा जो भी IP एड्रेस है, आप गूगल पे जाके माई IP एड्रेस लिखेंगे, आपको IP एड्रेस आपको वो बता देगा। वहाँ से आपने अपने IP एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे कंफर्म करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी IP एड्रेस को वाइट लिस्ट कर देगा। ये सेम लोकेशन के लिए, लेट से अगर आप घर पे हैं और आपने वहाँ से IP एड्रेस डाला है, तो क्योंकि ये शेयर्ड IP एड्रेस होता है तो ये लोकेशन आपकी चेंज होगी तो IP एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। और अगर लोकेशन चेंज होगी और IP एड्रेस चेंज हो गया तो फिर आप उस नए IP एड्रेस से सेम यानी इनबाउंड लॉग या रूल के तहत आप दोबारा से उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपने लोकेशन चेंज कर ली तो फिर आपको नए वाली IP एड्रेस के थ्रू दोबारा से वाइट लिस्ट करना पड़ेगा और फिर आप SQL सर्वर सैंडबॉक्स का एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोसेस नंबर 1 है जिसमें आपने IP एड्रेस को वाइट लिस्ट करना होगा। सेकंड प्रोसेस ये है कि आपको एक्सेस के लिए अप्लाई करना है सैंडबॉक्स के डेटाबेस के। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने कौन सा डेटाबेस को किस पर्पस के लिए एक्सेस करना है। एक आपके पास रीड ऑनली का ऑप्शन है AX के लिए, और एक राइट का ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरह जो हमारा एंटिटी स्टोर होता है उसके लिए भी हमारे पास एक अलग से डेटाबेस मौजूद होता है, उसका एक्सेस जो है वो आप अलग से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ मुझे डेटाबेस को रीड करना है, उसके लिए मुझे डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, तो मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, रीड ऑनली टू AX वाला। यहाँ पर मैं डिटेल बताऊंगा कि मुझे किस पर्पस के लिए मुझे चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे क्या डिटेल्स लिखते हैं, क्योंकि आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये सिर्फ लॉगिंग पर्पस के लिए कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने कभी हिस्ट्री देखनी होगी कि मैंने किस टाइम पे एक्सेस किया था और किस रीज़न के लिए किया था, तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस किया, तो वो 8 आवर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, आपको क्रेडेंशियल्स देगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिस क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। प्रोसेस में मेरे ख्याल में कुछ हार्डली 10-15 सेकंड में ये प्रोसेस लेता है और उसके बाद आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देगा। इसमें बता रहे हो एक्सेस फॉर JIT एक्सेस, यानी कि जस्ट इन टाइम एक्सेस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपकी स्क्रीन पे जो है वो ये यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा और 8 आवर्स के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो यहीं डेटाबेस अकाउंट के नीचे आपको वो यूजर नेम पासवर्ड दिखाना शुरू कर देगा। उस यूजर नेम पासवर्ड को आप अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर ओपन करके आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करें और आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की स्क्रीन में मुझे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। इधर डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड मुझे यहाँ पे दिखा रही है। इस क्रेडेंशियल को यूज़ करते हुए मैं अपने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू अपने डेटाबेस को सैंडबॉक्स के यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ।